मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समंदर हूं, जरूर वापस लौट कर आऊंगा। ये शब्द है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के। और अब जब कल नतीजे आ गए हैं महानगर पालिकाओं के, तो कहा जा सकता है कि समंदर वापस लौट कर आ गया है। महाराष्ट्र में किस तरह की सियासत देखी गई, बीजेपी की बम्पर जीत और ओवैसी का महानगर पालिकाओं में सीट हासिल करना, और ठाकरे ब्रदर्स का एक तरह से इन चुनावों में खात्मा देखना क्या संकेत देता है? क्या महाराष्ट्र की सियासत बदल रही है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में मेरे सहयोगी जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हमने हाल ही में देखा कि धुरंधर मूवी ने धमाल मचा रखा है, वो मूवी हर किसी के सर चढ़कर बोली और अलग तरह का क्रेज देखा गया। और ऐसे ही महाराष्ट्र में महानगर पालिका के जब चुनाव हुए और कल जब नतीजे आए, तो कह सकते हैं बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, क्या अब बीजेपी को, या फिर कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर कहा जाए? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई कहना कि देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर कहा जाए, क्योंकि जिस हम्म। तरीके से बम्पर जीत बीजेपी को मिली है इस टाइम महाराष्ट्र में, वो अभूतपूर्व है। हम्म। आप अलीशा मान के चलिए, बीजेपी ने कुल 893 वार्ड में से की जो 2869 सीटें थी, 79 हम्म। सीट थी, उनमें से 1425 पर जीत हासिल की है, जो बहुत बड़ा मार्जिन है। आप समझिए 50% से ज्यादा सीटें उन्होंने जीत हासिल की है। ये एक तरीके से क्लीन स्वीप है, जबकि उस महाराष्ट्र में जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एनसीपी शरद पवार हो, एआईएमआईएम हो, कांग्रेस हो, और अन्य कई ऐसे राजनीतिक छोटे मोटे दल हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, और उन सबके बीच में बीजेपी उभर कर आई है। और जो शिवसेना शिंदे गुट था, वो जिस तरीके से पार्टी को जीत दिलाकर आए हैं, अपने आप में अभूतपूर्व है। और कहीं ना कहीं ये तिलिस्म तोड़ा गया है वहां पर। आप बताऊं आपको मैं, जिस हम्म। तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, जो कि पहले भी अब तो यूबीटी ग्रुप बन गया है, पहले उनका वर्चस्व रहता था तमाम नगर पालिकाओं में, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उस वर्चस्व को भी तोड़ दिया है, और जो घमंड था उनका, वो भी कहीं कहीं ना कहीं चकनाचूर किया है। क्योंकि बहुत सारे बयान हैं जो पुराने समय में कई नेताओं ने दिए थे। आपको याद होगा कि वहां पर जिस तरह की राजनीति की जाती है, हिंदू कार्ड, जिस तरीके से जो पूर्वांचली समाज के लोग वहां रहते हैं, हिंदू भाषी लोग रहते हैं वहां पर, उनको किस तरीके से वहां पर जो मन से है राज ठाकरे की पार्टी, तो किस तरह गुंडाई उनके साथ करती थी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जो रिजल्ट आए हैं अलीशा, ये अपने आप में अभूतपूर्व हैं, और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी का मौका यह है। क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी लगातार बहुत सालों से प्रयास कर रही थी कि बीएमसी में और वहां की जो नगर पालिकाएं अन्य, उनमें कहीं ना कहीं उनकी सत्ता लौट कर आए। स्टेट में तो उनकी सरकार जरूर आ जाती थी, लेकिन जो लोकल बॉडीज हैं वहां पर, उनमें हम्म। बीजेपी ज्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना, जो शिंदे गुट है, उनके साथ मिलकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है। जो उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं, और जो आज शरद पवार का जो एनसीपी मानी जाती है, बड़ा नाम है वहां पर, क्योंकि वो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, मराठा राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम्म। उस बार उनको नकार दिया गया है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है। और यही कारण है कि 1425 सीटें जीतकर बीजेपी आई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, अलीशा। बिल्कुल, 1425 अपने आप में वाकई बड़ा आंकड़ा है, जिसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर भी लगातार कहा जा रहा है कि भाई वो धुरंधर हो गए, फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधर देखिए, रणवीर सिंह इसमें और जिसमें इसमें अलीशा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक देवेंद्र चीज और इसमें समझने वाली है। हम्म। इसमें एकनाथ शिंदे का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए, इस जीत में वो जी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई है बीजेपी के बाद। उद्धव ठाकरे कहीं पीछे हैं, राज ठाकरे कहीं पीछे हैं, एनसीपी शरद पवार कहीं पीछे है। आप ये मान के चलिए कि दोनों ही टॉप की जो पार्टी हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी हम्म। देवेंद्र फडणवीस के जो साथ मिलकर चले हैं, इन्होंने एक इतिहास रचा है इस तरह महाराष्ट्र में देखा जाए तो, इन लोकल चुनावों में, जो बहुत बड़ी जीत माना जाएगा। देखिए, हमेशा सर एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि बीजेपी जो है जिस भी चेहरे पर दाव लगाती है, वो चेहरा जरूर से उभर कर आता है और उस स्टेट को भी उभारता है जहां से वो चेहरे का दाव खेला गया। चाहे हम एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, जो कि अब केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर हम असम के जी। सीएम की बात कर लें हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, और अब देवेंद्र फडणवीस,
तो इन हम्म। चेहरों को जब चुना जाता है तो ये चेहरे जो है किसकी पसंद होते हैं? सबसे पहले हम देवेंद्र फडणवीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र महानगर पालिका में जैसा दमखम दिखाया, तो देवेंद्र फडणवीस आखिर किसकी पसंद है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक युवा चेहरा है और बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं। खास हम्म। तौर से वो आरएसएस के बहुत करीब हैं, संघ के बहुत करीब हैं। और जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, नागपुर से ही उनके चुनाव चुनाव से लड़ते आए हैं। वहां पर चुनाव नागपुर में जीत कर आते हैं, और नागपुर में ही आरएसएस का कार्यालय है, तो संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका व्यक्तित्व है, हम्म। संगठन को साथ लेकर चलना, और जो अपनी जो बातें खुलकर रखना और तरीके से रखना, कहीं ना कहीं वो उनका एक यूएसपी मानी जाती है। और इश्यूज को लेकर वो बहुत अच्छी बात रखते हैं। और संघ का कहीं ना कहीं उनका करीब रहना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो बीजेपी में उनको एक्सेप्टेंस देता है। क्योंकि नागपुर से वो आते हैं, नागपुर से ही गडकरी साहब भी आते हैं, लेकिन क्योंकि गडकरी साहब सेंटर की राजनीति करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं बीजेपी के लिए। और जनता की कहीं ना कहीं एक्सेप्ट उनको किया है। मुख्यमंत्री हम्म। पहले भी रह चुके थे। जब एक बार आपको याद होगा कि बीच में जब शिवसेना से जो एकनाथ शिंदे की पार्टी टूट कर आई थी, शिवसेना उन्होंने बनाई थी अपनी, शिंदे गुट बनाया था, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उनसे बकायदा इस्तीफा लिया गया था। उन्होंने बहुत सारे बातें कही भी थी कि मैं समंदर लौट कर आऊंगा, और वो कहीं ना कहीं लौट कर आए। जब दोबारा बीजेपी ने वहां पे बहुत बड़ी प्रचंड जीत हासिल की, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और बहुत बड़ा मैंडेट उनको मिला, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर उभर कर आई है, तो वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का ही करिश्माई चेहरा था, जिसको वहां पे जनता ने एक्सेप्ट किया। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम है जो अब महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हो गया है। जनता उनको एक्सेप्ट करती है, उनकी नीतियों को एक्सेप्ट करती है, और साथ ही साथ संघ के बेहद करीबी हैं। नरेंद्र मोदी की पसंद है, अमित शाह की पसंद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के लिए एक लंबी राजनीति का घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा माने जा रहे हैं। जो कि बीजेपी के अंदर अब जो एक नई लीडरशिप खड़ी करने का प्रयास चल रहा है कि युवाओं के सामने आ जाए। हमने हम्म। देखा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, वो भी 50 साल से कम उम्र के हैं, और देवेंद्र फडणवीस भी 50 साल से कम उम्र के ही माने जाते हैं। युवा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक अब जो नई पौध तैयार की जा रही है लंबी राजनीति के लिए, कहीं ना कहीं, और देवेंद्र फडणवीस उसमें एक बहुत प्रमुख नाम है, जिनका नाम हम जानते हैं कि हालांकि बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, हाँ। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अब वो बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। और बीजेपी में कहीं ना कहीं देखा है तो उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है, जो कि संघ के करीब माने जाते हैं। और नरेंद्र मोदी खुद उनको पसंद करते हैं, अमित शाह उनको पसंद करते हैं। हमने देखा है कि जब जेपी नड्डा अध्यक्ष हुआ करते थे, तो तब भी उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। हालांकि कयास पहले ये भी लगाए जा रहे थे कि अब हो सकता है कि उनको सेंट्रल राजनीति में लेकर आया जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं महाराष्ट्र में बहुत प्रसन्न हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और जो मराठी मानुष है, उसके मन में जो उनका प्यार है, वो अक्सर हमने देखा है, वो अपनी बात को बहुत सलीके से रखते हैं उनके सामने। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वो उठाते हैं। पार्टी में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि देखिए, पार्टी में क्या होता है कि संगठन को चलाना और पार्टी की जो सत्ता में पार्टी होती है, सत्ता में जब मुख्यमंत्री उनका पार्टी का होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों को कोऑर्डिनेशन में बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फडणवीस एक ऐसा नाम है जो सभी को साथ लेकर बड़े अच्छे बखूबी चलना जानते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री रहते हुए हो, या प्रदेश में किसी पद पर रहते हुए हो, या प्रदेश में पद पर ना भी रह रहे हो, तब भी वो कहीं हम्म। ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनके बीच में उनकी एक अच्छी छवि है, साफ छवि है, बेदाग छवि है उनकी। और यही कारण है कि आज वो इतने पॉपुलर हैं कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत उन्होंने महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव में जिताई है। बिल्कुल। और कहा जाता है जो ये नगर पालिका के चुनाव होते हैं ये बहुत लोकल मुद्दों पर हमेशा लड़े जाते हैं, और इसमें बिल्कुल। ज्यादातर लोकल पार्टियां जो हैं अपना दमखम दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने हम्म। जो अपना परचम लहराया है महानगर पालिका में, वो वाकई काबिलियत तारीफ यहाँ पर देखा जाता है, जिस तरह से लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया। लेकिन सर, अगर हम इन महानगर पालिकाओं के चुनावों की बात करें, सबसे हम्म। ज्यादा दिलचस्प चुनाव वहां हो गया था जब ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद एक साथ आए थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ठाकरे ब्रदर्स जो हैं इस चुनाव में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो चुनावी इमेज है वो चेंज हो सकती है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो 20 साल बाद ये जो विलय हुआ था ठाकरे ब्रदर्स का, उनका वो तिलस्म तोड़ दिया है? देखिए, अब तोड़ ही नहीं दिया है, उसको धराशायी कर दिया। आप ये समझ मान हम्म। के चलिए, जो प्रदर्शन ठाकरे बंधुओं का रहा है, जो कभी तूती बोला करती थी महाराष्ट्र की राजनीति में, जो शिवसेना थी, लेकिन जब से शिवसेना टूटी है और उद्धव ठाकरे ने जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कांग्रेस के साथ मिलकर एक ऐसा संदेश दिया कि जो
जनता को पसंद नहीं आया है। उसके बाद से लगातार उनका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। साथ ही साथ जब हमने देखा था, वो उन्होंने सरकार में वो आए, मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के साथ वो मुझके मुख्यमंत्री पार्टी में नहीं आए, लेकिन कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया, एनसीपी का हाथ पकड़ लिया, और ये यूबीटी संगठन उन्होंने वहां पे बना लिया। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जनता ने उनको नकारना शुरू कर दिया था। सत्ता उनकी ज्यादा चल नहीं पाई। शिवसेना शिंदे, हम्म। जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने पार्टी में दो फाड़ कर दी, एक दो गुट बना लिए। उसका जो एकनाथ शिंदे हैं वो बीजेपी के साथ जाके मिलकर, उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए बात कर रहे थे, दूसरी पार्टी को सुर में सुर मिलाते हुए बात कर रहे थे। जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे ने उस विचारधारा को आगे बढ़ते हुए पार्टी से जो तमाम विधायक थे जो उनकी विचारधारा से मेल खाते थे, उनको लेकर एक अलग पार्टी बनाई, अलग शिवसेना बना ली। और ये नाम देखिए, ये है असली असली शिवसेना है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे और हम्म। मराठावाद की बात करते थे। उसको लेकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे, और यही कारण हम्म। है कि वो सत्ता में जाकर बैठ गए बीजेपी के साथ, और सत्ता का उन्होंने सुख भोगा। हमने देखा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद से दोबारा बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उनने मिलकर चुनाव लड़ा, और बड़ा मैंडेट उन्होंने हासिल किया। और जो नगर पालिकाओं में वहां पे जीत हासिल कर लिया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ मिले थे, वो सिर्फ कहीं नहीं राजनीतिक गठबंधन था उनका, अपनी राजनीति बचानी थी उनको, क्योंकि जमीनी जो एक पैठ थी उनकी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी। और यही कारण है कि उन दोनों भाइयों को लगा कि अगर हम साथ में आ जाते हैं तो शायद हम अपनी जमीन को बचा पाए। लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं अलीशा उनको सिरे से नकार नकार दिया दिया। है, खारिज कर दिया है, और ये मैसेज मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप जो असली शिवसेना थी उसकी बात हम्म। अगर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता उसको पसंद नहीं करेगी। और आप देखिए, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है वो दूसरे नंबर की पार्टी बनी इन चुनावों में। जो हम्म। बड़ा मैसेज है उद्धव ठाकरे के लिए, राज ठाकरे के लिए, कि अगर आप उनकी जो एक्चुअल विचारधारा थी उस पर अगर नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता पसंद नहीं करेगी, और ये उसका जीता जाता उदाहरण है। और कहीं ना कहीं अब उनको सोचना पड़ेगा कि आगे के लिए वो क्या रास्ता अपनाएं। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जो रास्ता है बहुत दूर जा चुका है उनसे, जनता के मन में पैठ बनाए अपनी, और वो बड़ा मुश्किल नजर आता है वो, इलिशा। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें जो है ठाकरे ब्रदर्स के लिए काफी मुश्किल यहाँ पर अब रास्ता तय करना हो सकता है। जिस हिसाब से बहुत ये कहते हैं कि महानगर पालिका के चुनाव जितने बड़े होते हैं उतने छोटे स्तर पर भी जो मुद्दे होते हैं लोकल्स के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब जनता ने लोकल मुद्दों के लिए ही नकार दिया है, तो बड़े बिल्कुल लेवल बिल्कुल। पर जब चुनाव होंगे तो उस वक्त जनता कैसे भरोसा कर पाएगी। सर, अगर हम बीजेपी की बात करें, हमेशा देखा गया हम्म। है बीजेपी ने तोड़कर राजनीति की है, डिवाइड एंड रूल की अगर बात की जाए। अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करते हैं, किस तरह से शिवसेना टूटी, एक उद्धव ठाकरे गुट हो गया यूबीटी, हम्म। और एक हो गई शिंदे गुट हो गया। फिर हम्म। उससे पहले चाचा भतीजे को तोड़ना यानी एनसीपी को तोड़ना, और एनसीपी को तोड़ने के बाद उन्हीं की स्याही से अपना इतिहास बीजेपी जो है वो लिखती हुई नजर आई। तो बीजेपी की डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी चल रही है, वो क्या हर राज्य में कारगर साबित हो रही है कर कर? देखिए, इसको डिवाइड एंड रूल नहीं कहेंगे। सत्ता को हासिल करने के लिए ना सभी तरह के जो पैंतरे बनाए जाते हैं, और बीजेपी उनमें माहिर है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो 24x7 काम करता रहता है, जमीन पर काम हम्म। करता रहता है, जमीन को असेसमेंट करता रहता है कि किस तरीके से अपनी जमीन को मजबूत करा जाए। आपको एक एक कहावत है, साम दाम दंड भेद, जो हमारे चाणक्य साहब ने, जो बहुत बड़े महान हमारे वो रहे हैं, विचारक रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जब कोई युद्ध होता है तो उसमें हर तरह के पैंतरे अपनाए जाते हैं, और बीजेपी उन पैंतरों को अपनाती है, चाहे वो किसी को तोड़ना हो, किसी को जोड़ना हो, किसी को खरीदना हो, या किसी को अपने गुट में शामिल करना हो। तो इसमें राजनीति में सब एक्सेप्ट होता है, और बीजेपी वही कर रही है। इसी को राजनीति कहते हैं कि किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना, अपनी जमीन को मजबूत करना है। और मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई खराबी है। दूसरे दल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनके पास भी ऑप्शन है, वो भी करते थे पहले, ऐसा नहीं पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन बीजेपी खुल के करती है, क्योंकि बीजेपी मुद्दों की राजनीति उठाती है, और जिस तरीके से हिंदुत्व का वो कार्ड खेलती है, तो कहीं ना कहीं जनता भी उनसे जुड़ने का प्रयास करती है कि यह हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज देश में आप देखिए अलीशा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर डिवाइड एंड रूल करा जाता है। जो एक फूट डालो की राजनीति हमने देखी है अपने देश में, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जाता है, हिंदू दलित किया जाता है, दलित मुसलमान किया जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं राजनीति में हमारे तौर पर। कास्टिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं वो सबको मद्देनजर रखते हुए जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से राजनीति करती हैं, अपने हिसाब से दलों को तोड़ती हैं, अपने हिसाब से दलों को जोड़ती हैं। और हम्म। हमने देखा है कि चुनाव में किस तरीके से खरीद फरोख्त तो यहाँ पर हुई हुई है।
जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो पार्षद हैं, उनको खरीदा जाता है अपने फायदे के लिए, नुकसान के लिए, और पार्टियां तक तोड़ी जाती हैं। अब देखिए ना, तो शिवसेना के दो इसमें गुट बन चुके हैं। बीजेपी, हालांकि उनकी जो विचारधारा थी शिंदे गुट की, वो अलग बात है कि वो, उनका कहना था कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने पार्टी को खड़ा किया था महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर और तमाम सारे जो मुद्दे थे लोकल उनको लेकर खड़ा किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाकर मिल गए, एनसीपी शरद पवार के साथ जाकर मिल गए। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक फैक्टर बना पार्टी को तोड़ने का, और उन्हें जो अपनी पार्टी के जो विधायक थे, जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते थे, उनकी विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते थे, वो उनके साथ आ गए और बीजेपी के साथ मिल गए, क्योंकि बीजेपी को उनकी राजनीति सूट करती थी। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते थे महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि दोनों ही हिंदुत्व की बात वो करते थे। अब जब वो साथ मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं फायदा उनको मिल रहा है, और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब शून्य पर आ गए हैं। अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो अपने आप को किस तरह रिवाइव करें, लेकिन वो अब बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है, लिशा। बिल्कुल, यहाँ पर सर जो रास्ते हैं राजनीति के वो काफी पार्टियों के लिए जो है वो मुश्किल होते नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट का जिस हिसाब से एक कहते हैं तैयारी देखी गई, तैयारी के बाद उनका इतनी बड़ी सीटों के साथ जीत हासिल करना वो अपने आप में ही जनता ने देखा, हमने भी देखा। यहाँ पर 1400 से ज्यादा सीटें हासिल करना बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी चीज है, वो भी महानगर पालिकाओं के चुनाव में। लेकिन बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर हम ओवैसी की बात करें, वो जब हम्म। महाराष्ट्र पहुंचे, उनका एक बयान जो है वो सुर्खियों में आ गया कि एक दिन हिजाब हम्म। पहनने वाली लड़की भी पीएम बनेगी। वहां से लग रहा था कि कहीं ना कहीं ओवैसी इस बयान से कुछ चीजें अपने पक्ष में कर सकते हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक अपने पक्ष में कर सकते हैं। और अगर हम ओवैसी की पार्टी की बात करें, एआईएमआईएम की, बिहार में जिस तरह से हमने उसे देखा, पार्टी को 5 सीटें अपने हिस्से में लेकर गई वो पार्टी। और अब महाराष्ट्र की बात करें, महानगर पालिका चुनाव की, तो वहां पर 125 सीटों से ज्यादा ओवैसी ने हासिल किया है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है सर, बुरा नहीं है, मतलब खाता खुला, और पार्टियों से ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं शायद उस पार्टी ने हासिल की हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या ओवैसी को अब इग्नोर करना नामुमकिन है? देखिए, इस बात में कहीं दो राय नहीं है कि ओवैसी को इग्नोर करना थोड़ा सा हर पार्टी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार जो उनका जो एक रुतबा है मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ओवैसी बहुत एक अच्छे मंझे हुए नेता हैं और अपनी हम्म। बात को बखूबी रखते हैं। वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात भी करते हैं, लेकिन मुस्लिम मुद्दों की भी बात वो करते हैं। और हम्म। आपने देखा होगा, हालांकि लगातार ये उनके पर आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी की बी टीम की तरह वो काम करते हैं। हम्म। वो जहां जहां जाते हैं बीजेपी को फायदा करते हैं। और ये हालांकि राजनीति में सब अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, ओवैसी अब लगातार बढ़ रहे हैं आगे के लिए। और हमने देखा है कि चाहे वो बिहार के चुनाव हो या दूसरे राज्यों के चुनाव हो, जहां जहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक होता है, ओवैसी को चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो ओवैसी को अब कहीं ना कहीं सीरियसली लेने लगे हैं। पहले जब उनके भाई थे वो तरह तरह के बयान देते थे, वो जो सुर्खियों में रहते थे, वो कहीं ना कहीं हम्म। एक राजनीतिक द्वेष की भावना से बयान देते थे। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो जिस तरीके से संसद में खड़े होकर अपनी बात को रखते हैं या मीडिया में अपनी बात को रखते हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि वो मुखालफत जरूर करते हैं बीजेपी की, लेकिन जो राष्ट्रवाद की बात वो करते हैं और जो जमीनी मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ बोलना हो, कांग्रेस के खिलाफ बोलना हो, किसी भी दल के खिलाफ बोलना हो, जो मुसलमानों की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो एक धर्म की बात राजनीति लेकर चल रहे हैं, मुसलमान मुस्लिम समाज को लेकर चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत आगे लेके जा चुके हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से या समाजवादी पार्टी ने या दूसरे अन्य दलों ने जो मुस्लिम समाज है उसको किस तरीके से यूज किया है वोट बैंक की तरह, डराकर राजनीति करना, उनका वोट लेना अपने फायदे के लिए, लेकिन उनका विकास नहीं किया। जो एआईएमआईएम के चीफ हैं ओवैसी साहब, वो कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिम समाज है उसके उत्थान की बात करते हैं, उनके हकों की बात करते हैं, उनके हकूक की बात करते हैं, और लगातार राष्ट्रवाद की बात भी वो करते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो प्रधानमंत्री ने बहुत सारे डेलीगेशन विदेशों में भेजे थे, उसमें एक ओवैसी साहब को भेजा गया था मिडल ईस्ट कंट्रीज में, जहां पर उन्होंने भारत का पक्ष जाकर हम्म। बखूबी रखा, और किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चिटाई गई के दौरान अपनी बात का बहुत रखा, उनकी बहुत वाहवाही भी हुई। इस वक्त प्रधानमंत्री ने खुद उनकी तारीफ की है, और बहुत सारे अन्य दल के नेता हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, उसमें कई शक व शुबा नहीं है। लेकिन हाँ,
एआईएमआईएम को अब राज्यों में जहां जहां पर मुस्लिम समुदाय बहुतायत में है, जो बहुसंख्यक हो चुके हैं और चुनावों में एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं, वहां पर जाकर एआईएमआईएम अब जो चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। अभी देखिए, महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। हम्म। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, असम में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में हम देख चुके हैं, बिहार में भी 5 सीटें उनकी पहले भी थी, इस बार भी उनकी 5 सीटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेंस है उनकी वो बढ़ रही है मुस्लिम समाज में, और राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो वो लगातार अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं जब मुस्लिम बहुत बड़ा फैक्टर बनेंगे। असम हम्म। में चुनाव होने वाले हैं, वहां बहुत बड़ा मुस्लिम फैक्टर। केरला में चुनाव होने वाले हैं, वहां मुस्लिम वोटर जो है फैक्टर बनेंगे। और ऐसी जानकारी आ रही है कि एआईएमआईएम जो है अब सभी राज्यों में चुनाव लड़ेगी। गठबंधन करती है नहीं करती वो अलग बात है, क्योंकि देखिए अकेले अगर दम पे लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना फायदा नहीं ले पाएंगे, नहीं लेकिन हाँ, हो पाएगा, हाँ। अगर वो गठबंधन के साथ किसी के जाते हैं तो हम्म। वो कहीं ना कहीं उनको फायदा देगा। और सीधा देखिए, एआईएमएम जो उनका मुख्य वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज है, और हम्म। मुस्लिम समाज अगर वोट उनको देता है तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी है वो कटेगा, उनको नुकसान ऐसे में होगा। स्प्लिट हो जाते हैं। हम्म। उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। तो हम्म। फायदा नुकसान देखिए अलग बात है, लेकिन हाँ, एआईएमआईएम जो है मजबूत हो रही है जमीनी स्तर पर, और वो अपने आप को अब इस तरह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज के एक हितैषी हैं, हितैषी पार्टी है। राष्ट्रवादी बात तो करते हैं, चाहे बीजेपी हो या दूसरे दल हो, जो भी मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, और मुद्दों की राजनीति अब जो है ओवैसी साहब उनकी पार्टी कर रही है। तो सर, ये था पूरा मामला कि किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट जो है वो उभर कर सामने आया है। 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हुए, उसमें जीत हासिल करना उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई। हालांकि और भी पार्टियों के लिए आगे का रास्ता राजनीति में कैसा रहेगा वो देखने वाली बात होगी।